हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कराने जा रहे हैं सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और सभी गैस किया हुआ क्वेश्चन है। तो यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कल, यानी कि 19 फरवरी को। तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिला परिषद के किन्हीं 3 कार्य को लिखें। देखिए, जिला परिषद के 3 कार्य को लिखना है। पहला लिखना है गांव एवं हाट और बाजारों का अधिग्रहण एवं उसका अनुरक्षण करना है, ठीक है। दूसरा लिखना है पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना। और तीसरा संकट में फंसे लोगों को राहत देने हेतु आवश्यक उपाय करना है, ठीक है। आपको 3 लिख देना है इसका कार्य। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत राज्य को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनता के लिए एवं जनता द्वारा ही शासन चलाया जाता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छा से। यही सब क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय को लिखें। देखिए, अनुच्छेद 19 में दिया गया कि प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन, मुद्रा एवं चित्र किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी विचार और विश्वासों को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 में, ठीक है। देखिए, देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, हमें मालूम है कि भारत राज्य एक संघ राज्य है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिले और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून किससे कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। देखिए, इसका आंसर लिखना, यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इन प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है। ऐसा ना हो इसलिए संसद और विधायकों के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे दल बदल कानून कहते हैं। ऐसे में विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दल बदल कानून भारत में 1 मार्च 1985 में यानी से लागू किया गया है। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि दल बदल कानून कब लागू किया गया, तो 1 मार्च 1985 को, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए इसको, या फिर आप दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं कि दल बदल कानून संसद और विधायकों के लिए बनाया गया है। ऐसा कानून जो उन्हें दल बदल रोकती है, ठीक है, दल को बदलने से रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। इसी को दल बदल कहते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया गया। भारत ने बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, जिस देश में 2 से अधिक या अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे लोकतंत्र व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है। भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए यहाँ के बारे में सरकार गठबंधन से बनती है। यहाँ कई बार क्या होती है, सरकार गठबंधन से बनती है। बहुदलीय प्रणाली होने से लोगों को अधिक विकल्प मिल जाता है, जिससे वह किसी पार्टी को चुनते हैं जो देश में बदलाव ला सके, ठीक है। अतः भारत में बहुदलीय प्रणाली होना आवश्यक था, ठीक है। आपको लिख देना अच्छे से। ये अगला प्रश्न है, देखिए, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक दल किससे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखना है। देखिए, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीति का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीति और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है, ठीक है, राजनीतिक दल। जी, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा
करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 हैं। पहला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पांचवा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छठा है तृणमूलन कांग्रेस और सातवां है बहुजन समाज पार्टी और आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, ये 8 पार्टी है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल में आते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वह हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इस आंदोलन के होने के कारण बढ़ती हुई महामारी, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार द्वारा जनता की बात को न मानना इत्यादि था। सन 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिया, परंतु जब सरकार आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बांग्लादेश में आए शरणार्थी थे, इसलिए छात्र ने इन्हें जमकर आंदोलन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? देखिए, सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। ये लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, देखिए, यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कार्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगी, अतः सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे? ठीक है, देखिए, इसका आंसर लिखना है। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया गया शासन है। इसका अर्थ लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसके अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार से क्या अभिप्राय है? गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार यानी कि जब 2 पार्टी या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाए तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए, वंशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब किसी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के व्यक्ति को बिठाया जाता है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तो उसे वंशवाद कहते हैं। ठीक है, अगर है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल सा आंसर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? देखिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार के हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यानी समाज के सभी वर्ग सरकार के जो हिस्सेदारी में शामिल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्ग में विभक्त होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, जो धर्म और जाति के आधार पर
समाज को विभाजन करता है उसी को समाज विभाजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, देखिए अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाती है। अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को उल्लेखित कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से कोई एक आएगा। ये आंसर लिखना है। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय धर्म कोई सा भी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा या यहाँ सभी धर्म को एक समान माना जाएगा, और ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्हीं 2 प्रधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। देखिए पहला लिखना है भारत में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, और दूसरा लिखना है भारत में सभी धर्म को एक समान माना जाएगा, भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको 2 पॉइंट लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है। देखिए लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाते हैं। ठीक है, सभी के सभी इजी सब क्वेश्चन है और आसान है, आप लोग खर्च सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, 9th में क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखना है भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखिए भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं संसद की संख्या 59 थी, जो कि कुल संसद की संख्या का मात्र 11% था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य को लिखना है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य को लिखना है। पहला लिखना है कि प्राकृतिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। दूसरा लिखना है प्राकृतिक विविधता में सहायता करने का कार्य करना। ठीक है, आप लोग 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। ये अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महापौर पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। देखिए महापौर किसे कहते हैं। महापौर एक पद का नाम है जो कि प्रशासन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखना है महापौर किसी नगर के प्रशासन को कहते हैं। महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, और अन्य कई बार एक केंद्र सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी नगर का महापौर कौन होगा। कई बार सरकार चुन के देती है और कई बार वहाँ के लोग के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जैसे संघीय देश जैसे कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका में महापौर नगर राज्य की सरकार का प्रमुख भी होता है। ठीक है, यानी कि नगर राज्य का क्या एक प्रमुख होता है महापौर। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महापौर नगर निगम के परिषद का सभापति होते हैं। ठीक है, जो महापौर होता है वो नगर निगम के सभापति होते हैं। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। जिस तरह हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मानते हैं, उसी तरह नगर निगम का जो प्रथम नागरिक वो महापौर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची किसे कहते हैं। देखिए समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के समान हित के विषय शामिल होते हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 45 विषय थी, लेकिन वर्तमान में अभी 52 विषय हैं। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं कि संविधान लागू होने के समय में समवर्ती सूची कितनी थी, तो वो थी 45 और वर्तमान में 52 है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि गठबंधन की सरकारों
में साझेदारी कौन कौन होते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखना है। गठबंधन की सरकार में शामिल सभी राजनीतिक दल मिलकर सत्ता में साझेदारी करते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में किसी एक दल को बहुमत न मिलने पर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं। ऐसे सरकार में शामिल विश्वास यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों का विचार अलग अलग होते हैं और अब सभी दल अपने अपने क्षेत्र के हित के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। ठीक है।